अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स। और आज बच्चे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। कि चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर टाइम टेकन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? रेट ऑफ रिएक्शन। इसके यूनिट की हमने बात की थी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। तो आज हमने उस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है। उसके डिफरेंट हम मेथड्स देखेंगे कि जिसके थ्रू हम किसी भी टाइम पर उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन involves the measurement of the concentration of reactant or product at regular interval as reaction progress। कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो अगर हम स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे तो वहाँ से हम उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो बच्चे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट बच्चे फिर बताया गया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं? द रेट एट विच अ कंसंट्रेशन चेंज मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन। अब कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या बनेंगे? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। हम अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन, वो कितनी आई है? 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सेकंड के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। जब इस 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे फिर हमारा आंसर भी क्या आएगा? 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना हो तो हम बच्चे ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर हम बच्चे क्या लेंगे? टाइम लेंगे। और उसके जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या लेना है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट या रिएक्टेंट क्या लेनी है? कंसंट्रेशन लेनी है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमने वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है और एक्स एक्सिस बच्चे क्या लिया है? टाइम लिया है। और हमारे पास ये रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बच्चे इक्वेशन देखें, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो अब बच्चे एक बात हमने याद रखनी है कि अगर हमारे पास, हमने लास्ट टेबल के पढ़ा भी था कि अगर रिएक्टेंट की हमारे पास कर्व आएगी तो वो फॉलिंग कर्व ऑब्टेन होगी। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच्चे क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। अगर यही हम कर्व प्रोडक्ट के लिए बनाते तो बच्चे प्रोडक्ट के लिए कौन सी कर्व ऑब्टेन होनी थी? अ राइजिंग कर्व। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। तो चूँकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है उसकी राइजिंग कर्व बनेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है तो उसकी फॉलिंग कर्व बनेगी। तो अगर बच्चे हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके हम डिकम्पोजिशन की बात करें एट 508 डिग्रीज़ की, अगर हम वो कर्व बनाएंगे तो वो कर्व हमारे पास कौन सी बनेगी? फॉलिंग कर्व बनेगी। और यहाँ पर बच्चे अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करें, यहाँ पर टेबल में हमें दी गई है बच्चे, देखें यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हमने बताना चेंज इन कंसंट्रेशन। देखें अगर हम बात करें कि 50 सेकेंड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो बच्चे हम 0.100 में से 0.0716 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और वहाँ पर जो चेंज इन कंसंट्रेशन आएगी बच्चे वो कितनी आएगी? 0.0284। मीन ये हमारे पास क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। जब इस चेंज इन कंसंट्रेशन को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 300 सेकेंड टू 350 सेकेंड कि इन 50 सेकेंड के अंदर कितना चेंज आया है कंसंट्रेशन के अंदर। तो बच्चे वो जस्ट कितना है हमारे पास? 0.0031। तो आप खुद देखें कि फर्स्ट 50 सेकेंड के अंदर कितना चेंज आया है? 0.0284 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और जब हम
300 से 350 के दरमियान, वहाँ पर 50 सेकंड के अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो बच्चे वो कितना 0.003, मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ वो चेंज इन कंसंट्रेशन बच्चे क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। और उस चेंज इन कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ होने की वजह से रिएक्शन का रेट भी क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। अब जब बैक यहाँ पर बच्चे आते हैं ग्राफ पे, तो ये बच्चे हमारे पास चूँकि यहाँ पर वही बात लिखी है कि फर्स्ट 50 सेकंड के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, 0.0284, और जब 300 to 350 सेकंड पर जाएंगे तो उन 50 सेकंड के अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.0031 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इस बच्चे इसी अगर हम वैल्यूज़ को देखकर इसी डाटा को यूज़ करके अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की एक फॉलिंग कर्व ऑब्टेन होगी। फॉलिंग कर्व क्यों ऑब्टेन होगी बच्चे, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है, और ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। और यहाँ पर बच्चे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया है, टाइम लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन लिया है इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर बच्चे हम इस कर्व की स्टीपनेस की बात करें तो स्टार्ट के अंदर इस कर्व की स्टीपनेस क्या है, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है, देखिए जितनी कर्व की स्लोप ज़्यादा होगी तो बच्चे उसकी स्टीपनेस भी इतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन स्टार्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और टाइम के साथ साथ वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता जाएगा। मतलब स्टार्ट के अंदर उस कर्व की स्लोप क्या होगी, ज़्यादा, और वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ उसकी स्लोप भी क्या होती जाएगी बच्चे, वो कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम बच्चे यहाँ पर अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें तो देखिए, अगर हम लेट्स सपोज करते हैं कि हम 100 सेकंड के बाद, 100 सेकंड के बाद अगर हम इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो बच्चे फिर हमने क्या करना है कि 100 सेकंड के ऊपर एक क्या ड्रा कर देना है, टेंजेंट ड्रा कर देना है। ये देखिए, ये हमने एक बच्चे टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब जब टेंजेंट ड्रा कर दिया तो फिर अब बच्चे हमने इस टेंजेंट की क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है, और टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अब इसकी स्लोप बच्चे हमने कैसे फाइंड करनी है कि हम इसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ABC, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, और इसमें ये जो टेंजेंट था ये इसका क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, ये इसकी बेस और ये इसका परपेंडिकुलर बन गया। मीन हमने ऐसे ट्राइंगल ड्रा किया कि हमारा जो टेंजेंट था 100 सेकंड के ऊपर हमने जो टेंजेंट ड्रा किया जहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना जा रहे थे, तो वहाँ पर बच्चे हमारे पास उस ट्राइंगल का वो टेंजेंट क्या बन गया, उसका हाइपोटेन्यूज बन गया। अब नेक्स्ट बच्चे हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, हमने बच्चे इसकी स्लोप फाइंड करनी है, और इस रिएक्शन की जो हमारे पास स्लोप आएगी बच्चे वही उसका क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर मतलब जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो स्लोप के इक्वल है। अब देखें स्लोप को हमने फाइंड कैसे करना है, यहाँ पर गौर से देखें बच्चे। यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना है, 150 सेकेंड। यहाँ पर टाइम कितना है, ये 150 नहीं, ये ऑलमोस्ट 160 आएगा। देखिए यहाँ पर एरो यहाँ पर, यहाँ पर तो बच्चे टाइम कितना आ रहा है, 160, इधर टाइम कितना आ रहा है, 100। तो चेंज इन अगर हम 100 नहीं है, 50 है, 50 सॉरी, ये हमारे पास टाइम कितना है, 50। यहाँ पर बच्चे टाइम कितना है, 160। अगर हम चेंज इन टाइम की बात करेंगे, कितने टाइम के अंदर चेंज आया, तो 160 में से 50 को माइनस करेंगे तो वो टाइम कितना आ गया, 110 सेकेंड, ये बच्चे लिखे हुए। अब अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो बच्चे यहाँ पर जब हम इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.027। तो जब इस चेंज इन कंसंट्रेशन को इस टाइम से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वो जो रिएक्शन है उसका क्या आ जाएगा, उसका रेट आ जाएगा जो उसकी स्लोप के इक्वल होगा। बच्चे देखा फिर हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम उस चेंज इन कंसंट्रेशन को चेंज इन टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। ये बच्चे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमें ये इन्फॉर्मेशन इक्वेशन दे रही है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन का 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो, अगर सोल्यूशन का 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा तो फिर 1 सेकंड के अंदर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मोल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा सुन लें, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, वो हमें किस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन का 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा तो 1 सेकेंड के अंदर
कितना हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमने अभी बनाई है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अब वो जिस मर्जी साइज़ की हम बना लें, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो सेम आएगा। अब इसी तरह बच्चे अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम लें और वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम प्रोडक्ट लें, तो अब प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कौन सी कर्व ऑब्टेन होगी, राइजिंग कर्व ऑब्टेन होगी, लेकिन वैल्यू आंसर हमारा फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा। जब हम राइजिंग कर्व बनाएंगे 100 सेकंड पर टेंजेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो वो भी वैल्यू भी बच्चे कितनी आएगी, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। मतलब प्रोडक्ट के केस में भी वो रेट कितना आएगा, इतना ही रेट आएगा। तो मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम चेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं फिजिकल मेथड से भी, केमिकल मेथड से भी, एंड इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्शन आर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व। तो फिर वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, रिएक्टेंट किस तरह के हैं, तो फिर उनके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं या केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की चेंज इन कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिजिकल मेथड की बात करें, हमारे पास जो हैं वो फॉलोइंग फिजिकल मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। और बच्चे इन मेथड के अंदर भी एक हमारे पास कर्व ऑब्टेन होगी, और कर्व बच्चे वही होगी कि प्रोडक्ट के लिए वो राइजिंग कर्व बनेगी और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए वो फॉलिंग कर्व बनेगी। और अगर हम उस रिएक्शन की कंडीशन को सेम रखेंगे, सेम रिएक्शन होगी, उसको सिमिलर कंडीशन के अंदर रखेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। फर्स्ट फिजिकल मेथड की हम बच्चे बात करते हैं वो है स्पेक्ट्रोमीट्री। अगर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है अगर उसमें कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता हो, तो फिर बच्चे हम इस मेथड के थ्रू वहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। जब चेंज इन कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे तो मीन हम वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बच्चे हम ये बोलेंगे कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो उस रेडिएशन को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितना वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी उतना ज़्यादा आएगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। मतलब रेडिएशन जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। सेकंड हम बच्चे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। अगर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर आइंस अवेलेबल हों, फिर आइंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फाइंड करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बच्चे जो सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग आइंस आर द आइंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कि उस रिएक्शन में कितने आइंस बन रहे हैं या कितने आइंस बचे वो उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो वहाँ से हम पहले डिटरमाइन करेंगे उसकी कंडक्टिविटी, और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है उनके रेट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन भी उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड की। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है यह हम उन सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं कि जिनके अंदर वहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो फिर वॉल्यूम चेंज को हम मेजर करके उनके अंदर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे वहाँ पर वॉल्यूम चेंज जितना ज़्यादा होगा तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड की। बच्चे ये जो मेथड है ये उन सोल्यूशन के लिए अवेलेबल है कि जिनके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, कि कोई भी केमिकल कोई भी सब्सटेंस जो उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही है उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वहाँ से फिर हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो उनकी जब रेशियो रहते हैं तो हमारे पास वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। एक्चुअली ये मैं बताता है कि वो लाइट जो है वो कितनी उसकी बेंडिंग हुई है, तो मुझे वहाँ से भी हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट बच्चे हमारे पास है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। अब बच्चे हमें पता है कि अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मौजूद होगी तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगी, उसको रोटेट कर देगी, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और उस इतने एंगल पर उसने रोटेट करना है, उस एंगल को हम किसके ज़रिए फाइंड करते हैं, पोलैरीमीटर के ज़रिए फाइंड करते हैं। अब बच्चे देखें, अब उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं केमिकल मेथड की, कि हम केमिकल मेथड के थ्रू भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हम एग्जांपल लेते हैं। देखें, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है बच्चे एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब बच्चे अगर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस की बात करें तो बच्चे यहाँ पर देखें, हमारे पास हमने क्या लिया कि एस्टर का सोल्यूशन बनाया हमने वाटर के अंदर, और साथ हमने एसिड को यूज़ किया एज अ कैटालिस्ट। जब एसिड एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या करना है, कुछ टाइम के बाद उस रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल को विड्रा करना है, उसको निकालना है पीपिट के ज़रिए, और पीपिट के ज़रिए उसको विड्रा करके हमने बच्चे उसको आइस कोल्ड वाटर से क्या करना है, रन करना है। अब उस रिएक्शन मिक्सचर को हमने कितने ठंडे पानी से उसको गुजारना है कि अगर हमारे पास जितना हमने वहाँ से रिएक्शन मिक्सचर का सैंपल निकाला है, उस सैंपल्स का 4 टाइम, उसके 4 गुना हमने क्या लेना है, पानी लेना है, फिर उसमें से उस रिएक्शन मिक्सचर को गुजारना है। तो जब हम उस रिएक्शन मिक्सचर की डाइल्यूशन करेंगे, मीन उसके अंदर वो 4 गुना, उसकी मिकदार से भी 4 गुना ज़्यादा उसमें पानी ऐड करेंगे, वो पानी ठंडा होगा, तो उस चीलिंग की वजह से, उस डाइल्यूशन की वजह से वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब वो रिएक्शन स्टॉप होगा तो उस रिएक्शन के अंदर जितना भी एसिड हमारे पास बन चुका है, एसिटिक एसिड, वो हमारे पास आ जाएगा। अब उस एसिटिक एसिड की हम टाइट्रेशन कर लेंगे और टाइट्रेशन से हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो जो एसिड बनेगा उसको हम स्टैंडर्ड अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी टाइट्रेशन करा लेंगे और यहाँ पर फिनोल्फथलीन को एज एन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अब हमने स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अब बच्चे हमने उस एसिड की कंसंट्रेशन को चेक करते रहना है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर उसकी कौन सी कर्व ऑब्टेन होगी, राइजिंग कर्व ऑब्टेन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो एक क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखें, हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हमने एसिड की कंसंट्रेशन ली, मतलब हमने वो टाइट्रेशन के ज़रिए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद हमने एसिड की कंसंट्रेशन को लेना है। जब उसका कर्व ऑब्टेन करें हमारे पास आएगी तो वो बच्चे जो है वो राइजिंग कर्व ऑब्टेन होगी। अब वही कि हम राइजिंग कर्व पे किसी भी पॉइंट के ऊपर बच्चे इसका रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे जो स्लोप होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जब स्लोप को फाइंड करेंगे तो वो स्लोप हमें क्या बताएगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन। और ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे, वो ज़्यादा होगा और टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। और जब ये कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, उसके हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो उस वक्त जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यही बच्चे कर्व अगर हम इथाइल एसीटेट के लिए बनाते, एस्टर के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फॉलिंग कर्व ऑब्टेन होनी थी। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह बच्चे हमारे पास अगर लेबॉर्ट्री के अंदर कोई ऐसी टेक्निक हो कि जिसके अंदर हम उस एस्टर या अल्कोहल अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन को फाइंड कर लें तो फिर भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो हमने एसिड की बात की है ना, एसिड की हमने टाइट्रेशन के जरिए एसिड की वैल्यू फाइंड की, उसकी हमने कर्व ऑब्टेन की, वहाँ से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर लिया। तो अगर हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर कोई ऐसी टेक्निक हो कि जिसके अंदर हम एस्टर की कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हो तो उससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल की चेंज इन कंसंट्रेशन को किसी टेक्निक से फाइंड कर सके तो उससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास बच्चे एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है और जो एक्सेस अमाउंट में जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता। इसका जो रिएक्शन का रेट होगा वो मेनली किस पर डिपेंड करेगा, एस्टर पर डिपेंड करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। अब देखें, अगर कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, आपस में कोलाइड करें और कोलाइड करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं। होमोजीनियस मिक्सचर बच्चे किसे बोलते हैं कि जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है। अब वो जो कोलिजन्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स ने, उन एटम्स ने जो आपस में कोलाइड करना है, तो उनकी बच्चे कोलिजन इफेक्टिव भी हो सकती हैं और इनइफेक्टिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी के ऊपर। अगर हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिखिए, देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर उनकी इफेक्टिव कोलिजन होनी है या इन इफेक्टिव कोलिजन होनी है तो उनकी बच्चे वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर उनकी एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी तो फिर उनकी कुलैयन इफेक्टिव होगी, अगर इससे एनर्जी कम होगी तो उनकी इनइफेक्टिव कुलैयन होगी। अब अगर उनकी इनइफेक्टिव कुलैयन होगी, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके बाउंस बैक होंगे तो वो एज इट इज़ ही रहेंगे, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। और अगर उनकी जो कुलैयंस हैं, अगर उनकी कुलैयन बच्चे वो इफेक्टिव होंगी तो जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके बाउंस बैक करेंगे तो वो बाउंस बैक वाली जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, प्रोडक्ट होंगी। मीन अगर उनकी इफेक्टिव कुलैयन होगी तो प्रोडक्ट बनेगी, अगर इन इफेक्टिव कुलैयन होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो मतलब हमने क्या देखा कि इफेक्टिव कुलैयन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, दो कंडीशन का होना ज़रूरी है कि उन एटम के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए कि जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को कोलाइड करने के लिए जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, फिर उनकी इफेक्टिव कुलैयन होगी, जब उनकी इफेक्टिव कुलैयन होगी तो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और बच्चे उनको अब यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जब उन्होंने आपस में कोलाइड करना है तो जो एटम्स हैं वो अपने आप को इस तरह रीअरेंज करें कि उनके दरमियान कुलैयन के वक्त उनके दरमियान क्या बन जाए, नए बॉन्ड बन जाए, तो फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। और उस इफेक्टिव कुलैयन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर हमने कहा अगर उसकी बच्चे अगर हमारे पास जो अगर कुलैयन है अगर वो उस टेम्परेचर के ऊपर इफेक्टिव हैं तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। अगर वो इनइफेक्टिव होंगी तो फिर बच्चे जो हैं वो जो हमारे पास जो कुलैयंस अगर वो इनइफेक्टिव होंगे तो फिर वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल बच्चे लेते हैं, हमारे पास ए और बी, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, अब इन्होंने आपस में कोलाइड करना है, अगर इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उनसे ज़्यादा होगी तो इनकी कुलैयन इफेक्टिव होंगी, जब इनकी कुलैयन इफेक्टिव होगी तो बच्चे बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे एक हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है, ये हमारे पास इट इज़ एन अनस्टेबल कम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन फॉर विद एनर्जी इज मैक्सिमम। बच्चे आपने याद रखना है केमिस्ट्री के अंदर जिस चीज़ की एनर्जी कम होगी वो चीज़ स्टेबल होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो अनस्टेबल होगी। तो इस केस में याद रखना अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उन दोनों के निस्बत इस कम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इस एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ये शॉर्ट टाइम के लिए ही वहाँ पर मौजूद होगा, उसके बाद ये डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स बोलते हैं। अब बच्चे देखें जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करना है तो कोलाइड करने के लिए जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और फ्लाई अपार्ट हो जाते हैं। अगर उनकी कुलैयन इफेक्टिव होंगी तो फिर फ्लाइंग अपार्ट वो दूर जाने वाली चीज़ें डिफरेंट होंगी, मीन वो क्या होंगी, प्रोडक्ट होंगी। अगर उनकी कुलैयन इन इफेक्टिव होंगी तो जो बाउंस बैक करके चीज़ें जा रही हैं वो एज़ इट इज़ मॉलिक्यूल होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब बच्चे हम बात करते हैं कुलैयन की, जब वो कुलैयन से पहले जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम ग्राफ से स्टडी करते हैं। बच्चे देखें यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है। अब अगर बच्चे इस ग्राफ के अंदर आप देखें तो हम यहाँ पर बच्चे क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, अब जो रिएक्टेंट हैं अब वो कहाँ बच्चे पहुँच चुके हैं, पीक ऑफ द कर्व। और पीक ऑफ द कर्व पे उन्होंने रिएक्टेंट्स ने आपस में क्या बना लिया बच्चे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना लिए। और ई ए यहाँ पर बच्चे क्या है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो उनको रिक्वायर है बच्चे इन इफेक्टिव कुलैयन के लिए। और यहाँ पर बच्चे वो जो एनर्जी है वो अपेयर होगी एज आ पोटेंशियल एनर्जी हिल बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक किस्म की एक हिल है, एक पहाड़ी है। अगर पहाड़ी के ऊपर वो उसके टॉप के ऊपर पहुंचेंगे तभी ही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी। तो अगर वही बात करेंगे कि अगर उसकी कुलैयन इफेक्टिव होंगी, अगर उनकी प्रॉपर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो वो उस हिल को क्लाइंब अप कर लेंगे और वो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जीज कम होगी तो वो उस जो हिल है उसकी टॉप के ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, जिस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और इस पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो अगर बच्चे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनके दरमियान चेंज इन या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को, उनके दरमियान जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो हीट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होगा। अगर हम एक्सोथर्मिक की रिएक्शन की बात करें तो देखिए बच्चे ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो हायर, उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, और बच्चे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी स्टेट क्या है, वो लो है।
प्रोडक्ट्स आर एट लो एनर्जी स्टेट वाइल द रिएक्टेंट्स आर एट हाई एनर्जी स्टेट। और यहाँ पर बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज़ हुई है वो किस फॉर्म में अपीयर हो जाए, देखें ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहती है जब वो फॉर्म कन्वर्ट होती है, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो गया, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मीन यहाँ पर प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो गया लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, वो इंक्रीज़ हो गई है। और यहाँ पर बच्चे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनमें जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, इतनी एनर्जी मीन यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज़ हो रही है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट बच्चे दूसरे ग्राफ को हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स का कम है, मीन यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो मीन हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन बच्चे, हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट जो एनर्जी है उसको सप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी वही है कि अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी गैप आएगा, इतनी एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। और ये इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब बच्चे अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो बच्चे वो डिफरेंट होगी। देखें पहले हम बात करते हैं इस रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन अगर इधर ही इसी एक्सोथर्मिक के अंदर अगर हम रिवर्स आएंगे तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरह अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक के फॉरवर्ड में जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अगर इसके रिवर्स के अंदर आएंगे तो देखिए सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तो मीन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इन दोनों की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। और बच्चे जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हमें रिएक्शन के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो रिएक्शन टेक प्लेस होगा या नहीं होगा, और उस रिएक्शन को भी अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स आती हैं उनकी कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उन एक्सपोनेंट्स को सम करेंगे तो वो उस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। इसको डिफरेंट मेथड से हम बच्चे डिटरमाइन करते हैं, मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। यहाँ पर बच्चे हम दो डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। हाफ लाइफ को बच्चे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाफ लाइफ होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर लेस देन 1, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से 1 को हम माइनस करेंगे। बच्चे देखें अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 इनिशियल कंसंट्रेशन है और यहाँ पर 2 हाफ लाइफ है। T1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A1 की पावर n-1 और A2 की पावर n-1। इक्वेशन 1 को मतलब T1 को T2 से अगर हम डिवाइड करेंगे और फिर इनका लॉग लेंगे, बच्चे लॉग का रूल क्या कहता है कि जो पावर होती है वो यहाँ पर क्या आ जाती है, स्टार्ट के अंदर आ जाती है। फिर स्टार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, n-1 log A2/A1। अब बच्चे log A1 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n-1 इज इक्वल टू log T1/T2 डिवाइडेड बाई log A2/A1। अब इधर 1 क्या हो रहा है, माइनस, इधर अगर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1/2 डिवाइडेड बाई log A2/A1। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास उन दोनों की हाफ लाइफ और उन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन का पता हो तो फिर इस मेथड के थ्रू हम उनका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखें बच्चे, ये हमारे पास N2 की डिकम्पोजिशन के बारे में बात करें। अब उसकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ वो कितनी है, 255 सेकंड, और वहाँ पर बच्चे उसका इनिशियल प्रेशर कितना है, इतना है हमारे पास। और ये T2 उसकी क्या है, उसके बच्चे सेकंड हाफ लाइफ है और ये सेकंड उसका क्या है, इनिशियल प्रेशर है। इसी की वैल्यू को हमने अब यहाँ पर पुट करना है। देखिए हमारे पास पुट कर देते हैं, T1 कितना है, T2, TF2, A1, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो मीन इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, वो 2 होगा। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस की बात करें तो बच्चे मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस के अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है तो उन 2 में से एक रिएक्टेंट को हम ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर लेंगे, लार्ज एक्सेस के अंदर लेंगे, और एक रिएक्टेंट को हम खुद ब खुद है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर लेंगे। अब हमें पता है बच्चे कि जो रिएक्शन होता है उसके अंदर जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जो लार्ज एक्सेस में होगा, उसकी तो फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी। अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो मतलब वो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो मीन वहाँ पर जो सब्सटेंस हमने स्मॉल अमाउंट में ली थी वही उस रिएक्शन के रेट को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो मतलब
जब उस सब्सटेंस में थोड़ा सा भी उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। मतलब वहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, तो वहाँ से वाटर हमने बच्चे किस में लिया था, लार्ज एक्सेस में लिया था। इस वजह से जो वाटर था वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता, उसके ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए भी इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसके रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो फिर इस तरह हम करेंगे 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एक को एक्सेस में रखेंगे, एक को कम रखेंगे, जिसको कम रखेंगे उसका इफेक्ट को चेक कर लेंगे, फिर दूसरी दफ़ा उसको लार्ज में कर देंगे और जिसको पहली दफ़ा लार्ज में रखा था उसको हम स्मॉल में करते हैं। मतलब 1 बाय 1 हम लार्ज एक्सेस मेथड के थ्रू हम उसका ओवरऑल जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को बच्चे हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट बच्चे हम कुछ फैक्टर की बात करें, रेट ऑफ द रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास बच्चे है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चे वो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। देखिए जो किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अब अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी बच्चे वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 की बात करें उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ग्रुप 1 है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट भी जल्दी करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट। इस तरह अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है कि जिसमें एसिड और बेस रिएक्टर क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं कि जिसके अंदर दोनों रिएक्टेंट अपने आयन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज। आपको एग्जांपल बच्चे देता हूं मैं, HCl प्लस NaOH। अब Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब H ने क्या करना है, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव आयन ले लेना है। इस तरह सोडियम ने क्या करना है, उसने HCl के नेगेटिव आयन को ले लेना। मतलब दोनों ने अपने एनाइन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। प्रोडक्ट क्या बनेगी, NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे वो फास्ट होंगे किन रिएक्शन की निस्बत के जिनमें बॉन्ड रीअरेंज, मतलब पहले बॉन्ड टूटते हैं फिर बॉन्ड बनते हैं, उन रिएक्शन का रेट स्लो होगा और न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इस तरह अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उनका रेट भी कम होगा, और इसको हम कंपेयर करें आयनिक रिएक्शन से तो उनका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बच्चे जो रिएक्शन होते हैं वो मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से होते हैं। तो मतलब जो कोलिजन होती है वो डिपेंड करती है उनकी कंसंट्रेशन पे। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो उनकी कोलिजन भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी तो बच्चे वहाँ पर जो रिएक्शन है उतना जल्दी क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो मीन जो एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिजल्ट इन करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द, कि जैसे जैसे हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हम बात करें बच्चे, अगर हम कंबस्शन करवाएं एयर ऑक्सीजन की, अब एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। और अगर हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ करें, प्योर ऑक्सीजन में प्योर ऑक्सीजन कितनी होगी, 100%। तो जब 100% वाली होगी, जब प्योर ऑक्सीजन मतलब जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कंबस्शन भी ज़्यादा होगी। अगर 21% यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कंबस्शन कम होगी। मीन कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। इससे अगर हम बच्चे बात करें लाइमस्टोन की, तो जो लाइमस्टोन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डिफरेंट कंसंट्रेशन पर डिफरेंट रेट से क्या करता है, रिएक्ट करता है। अगर हम गैसियस रिएक्टेंट की बात करें तो बच्चे उनके अंदर अगर हम उनके प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी बच्चे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हम H2Cl2 की बात करें, दोनों के दोनों गैसेज हैं। अब अगर इन गैसेज के अंदर इन दोनों के अगर हम पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज़ करके 0.15 से 1 पर लेकर आएंगे तो इनके पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ये गैसियस रिएक्शन है, और यहाँ पर इसके ऊपर हम चेंज इन कंसंट्रेशन के इफेक्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। 2NO प्लस 2H2 2H2O प्लस N2। अगर हम देखें बच्चे तो यहाँ पर रिएक्टेंट के 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, वो 3 हैं। तो मीन इसको प्रेशर और वॉल्यूम इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। और बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें इनके इसी रिएक्शन के NO प्लस H2 को 800 डिग्री के ऊपर जब इसको हम रिएक्शन के रेट को देखें और इसकी अगर हम चेंज इन प्रेशर को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर बच्चे टेबल देखें। अब ये टेबल हमें बच्चे क्या बता रहा है, देखिए फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 ना इन हर एक जो रिएक्टेंट है उसको हमने देखना है कि वो किस तरह रेट को अफेक्ट कर रहा है। पहले हमने क्या किया कि हमने NO की कंसंट्रेशन को क्या रख दिया बच्चे, कॉन्स्ट। ये टोटल 6 पैरामीटर है। पहले हमने क्या किया कि NO फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने NO की वैल्यू क्या रख दिया, कांस्टेंट।
हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज। तो हमने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, 3 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की 1 पावर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को कांस्टेंट रख देना है। जब हम NO की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रिएक्शन बच्चे 4 टाइम इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखा ना, 0.0063, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.025। इस तरह अगर हम NO की कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो इधर से बच्चे जो हमारे पास जो रेट है वो 9 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब NO को डबल करने से वो 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ, उसको 3 टाइम इंक्रीज़ करने से वो 9 टाइम इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो NO की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहीं से हम इसकी रेट ला इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इनकी पावर को ऐड कर दें, 2 + 1 3, तो मतलब ये हमारे पास कौन सा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और हमें ये भी बच्चे पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को वो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं। एक्चुअली इस रिएक्शन का ये स्लो स्टेप है, ये इसका फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका उतना ही ऑर्डर होगा। तो 2 + 1 मतलब इसका ऑर्डर कितना है, इसका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चे हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो बच्चे उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एटम्स को यहाँ पर बच्चे उनके चांस होंगे आपस में कोलाइड करने के और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के। एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें तो जो एल्यूमिनियम अगर पूरी की पूरी इसके ऊपर फॉइल लेंगे तो वो फाइल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या करेगी, वो मॉडरेटली, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर वही एल्यूमिनियम फॉइल की बजाय हम पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं तो चाहे कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगी तो उसके साथ वो रैपिडली रिएक्ट करेगी और वहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देगी। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो बच्चे अगर वो पाउडर फॉर्म में होगा तो वो डाइल्यूट H2SO4 से अच्छी तरह जो है वो रिएक्ट करेगा अगर हम उसको बिग पीस के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसको ग्राउंड करने से, उसको पाउडर बनाने से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लास्ट बच्चे हम लाइट की बात करते हैं। बच्चे में पता है कि लाइट के अंदर फोटोन होते हैं, और जो फोटोन होते हैं वो एनर्जी को कैरी करते हैं, और उनकी एनर्जी होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी को उतनी ज़्यादा क्या करेंगे, कैरी करेंगे। अगर उस बच्चे लाइट को अगर हम रिएक्टेंट के ऊपर गिराएंगे तो उसकी वजह से वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब हम मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चे ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। अब अगर हमारे पास अगर डार्कनेस के अंदर ये रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा निगलिजिबल होगा। अगर डे लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये रिएक्शन स्लो होगा, और अगर हम सन लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हुआ। तो मतलब क्या पता चला कि जैसे जैसे लाइट ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। और यहाँ पर बच्चे अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी मेनली जो रेट ऑफ रिएक्शन से कौन कंट्रोल कर रहा होता है, लाइट कंट्रोल कर रही होती है। जैसे हम कहते हैं कि डान और जब डस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर चूँकि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ पर रेट ऑफ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम होता है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।